Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss a new chapter and the name of the chapter is gravitation. ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? Gravitation chapter, which is the portion from the physics. Okay, physics portion से है gravitation chapter. तो आज हम लोग इसी chapter को क्या करेंगे? Discuss करेंगे and this is my first part related to this chapter. अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है, आप लोगों को हम आप लोगों से कुछ पूछना चाहेंगे कि चैप्टर 1 जो फिजिक्स का था, ठीक है, वो किसके बेस पे था? उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? तो मोशन। क्या पढ़े थे? मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अपना क्या करता है? प्लेस चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है क्या है? मोशन में है। चैप्टर 1 फिजिक्स पोर्शन में यही था। चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैसे तो लोग कहेंगे फोर्स, लेकिन अगर फोर्स को देखा जाए रियल में फोर्स से पढ़े थे, लेकिन फोर्स एक्चुअल में क्या है? तो कॉज ऑफ मोशन। यानी मोशन को करने के लिए, यानी रेस से कोई बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो कॉज चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो हम लोग चैप्टर 2 में, फिजिक्स के चैप्टर 2 में क्या पढ़े थे? कॉज ऑफ मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मोशन में लाने के लिए, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल ऑन बैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, तब जाके वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी हाइट से अगर हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होगा? नीचे की तरफ मूव होगा। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में जाएगा। तो मोशन को, यानी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का काम कौन करता है? फोर्स। तो यहां पे भी कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां से छोड़ रहे हैं तो ये मोशन में जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, टुवर्ड्स दी अर्थ गिर रहा है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। जिस तरह इस केस में फोर्स लगा, उस तरह इसमें भी फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसी फोर्स को न्यूटन्स, सर आइजैक न्यूटन्स ने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ। अर्थ उसके ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? लगा रहा है। इसके बारे में आप लोग कहानी भी है कि सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। और जैसे ही मतलब बैठे हुए थे तो उनके सामने क्या हुआ? उनके उस एप्पल ट्री से एक एप्पल उनके पास गिर गया। तो वो एप्पल को लेके थिंक करने लगे कि ये एप्पल क्यों नीचे आया, ठीक है। तो वो एप्पल क्यों नीचे गिरा, इस लॉजिक को उन्होंने क्या किया? थिंक जब करने लगे तो उनके सामने, जैसे नेचर में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी है, उसके साथ वो कंपेयर किए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए कि सन के चारों तरफ, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लें तो ये सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गया। सन के चारों तरफ अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या होते हैं? प्लैनेट्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, जैसे मरकरी, वेनस और ये जो भी हमारे प्लैनेट्स है, ये क्या होते हैं? सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाया तो ये मोशन में आया, ठीक है। अब इस मोशन में है तो इसका डायरेक्शन ये है। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर हमको चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी यहाँ पे हमको क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाके वो डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। यानी किसी ऑर्बिट पे जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है, तो वो प्लैनेट हर एक जगह क्या कर रहा है? अपना कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हुए। दैट मीन्स कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो जिसके कारण ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। उसी तरह अर्थ के चारों तरफ आप लोग देखे होंगे, मून पढ़े हैं कि मून क्या करता है? रिवॉल्व करता है,
तो मून भी रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये भी अपना कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो डायरेक्शन कब चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, इफेक्ट ऑफ फोर्स में पढ़े हैं कि फोर्स लगाएंगे तबे डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ये जो सेंटर में है यानी यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तभी जाके ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यही सब लॉजिक को देखकर, ठीक है, कंपेयर करके सर आइजैक न्यूटन ने ये रियलाइज किया कि ना, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट हो रहा है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आई सभी फिनोमिनन को उन्होंने क्या कहा, ग्रेविटेशन। ठीक है, फिनोमिनन को क्या कहा, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो वैसे इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है, तो वो आप पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। पहला डिस्कस करना है ग्रेविटेशन, जो कि अभी आप लोगों को हमने बताया कि ग्रेविटेशन एक तरह का क्या है, फिनोमिनन है, जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। नेक्स्ट हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी जब न्यूटन्स ये रियलाइज किए कि ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये न्यूटन्स ने क्या किया, रियलाइज किया। तो बाद में ये कंक्लूजन उनको मिला कि जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स से अपने आप को क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी लॉ को न्यूटन्स ने क्या कहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी नेचर में या पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसी को न्यूटन ने क्या कहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। ये फ्री फॉल है क्या, तो फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ फोर्स, कोई दूसरा फोर्स ना लगे, इसको हमको किसी हाइट से क्या करें, ड्रॉप करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब कि आप लोगों ने जब मोशन चैप्टर पढ़े तो उसमें ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि कोई भी बॉडी, ठीक है, अपना क्या करता है, स्पीड चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो एक्सीलरेशन, अब यहां पे भी आप लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मोशन में जा रहा है, किसके कारण, तो ग्रेविटी। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखे हैं, अब इसको छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस हाइट पे तो रेस्ट पे है, जैसे ही इसको हम छोड़ देंगे ये नीचे की तरफ गिरेगा, दैट मीन्स ये मोशन में जाएगा। मोशन में जाएगा तो ये अपने क्या किया, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये एक्सीलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, तो ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोगों को यहां पे पढ़ना है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, और कैपिटल जी क्या है, तो कैपिटल जी जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोई भी नेचर में यानी पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। मान लीजिए कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, तो m1 इंटू m2,
डिवाइडेड बाय इनके बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर। दैट मीन्स डिस्टेंस मान लीजिए d है तो d स्क्वायर। F is directly proportional to product of their masses and the distance, square of the distance between them। ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। तो अब इस फोर्स को अगर हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे, यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म डालेंगे, दैट कांस्टेंट इज g। यहां पे कैपिटल G डालेंगे, m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो यही g को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी इस g को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां पे यही हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को डिफरेंस पता करना है, पढ़ना है डिफरेंस के बारे में। किसके, तो कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है। दूसरा, मास एंड वेट, ठीक है। मास और वेट में क्या डिफरेंस है। अभी तक आप लोगों ने मास और वेट को सेम समझा है, ठीक है। अभी जनरली हम लोग मास और वेट को सेम कहते हैं, लेकिन मास और वेट क्या नहीं है, सेम नहीं है, क्योंकि मास को मेजर किया जाता है यूनिट, दैट इज कॉल्ड ऐसा यूनिट kg, ठीक है। अब वेट को हम लोग मेजर करेंगे, दैट यूनिट इज कॉल्ड न्यूटन। वेट जो है क्या है, न्यूटन है। तो यहां पे न्यूटन और kg दोनों सेम है नहीं, दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। ये मास और ये वेट जो है एक्चुअल में क्या है, एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है। दूसरा, हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों को डिस्कस करना है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो अर्थ पे है, उसी ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाएंगे, ठीक है, तो उसका वेट वहां पे कितना होगा। तो इसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट, जैसे शुरू में ही हम बोले कि न्यूटन्स ने क्या किया, रियलाइज किया दैट अ फोर्स एक्ट टू पुल ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट डाउन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी न्यूटन ने क्या है, पेड़ के नीचे बैठे थे, जो भी उस एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वो एप्पल नीचे गिरा, ठीक है। तो अब वो थिंकिंग करने लगे कि ये एप्पल क्यों नीचे ही गिरा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे नेचर में जो एक्टिविटी हो रहा था उसको कंपेयर किए, तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने रियलाइज किया कि अ फोर्स एक्ट, ठीक है, फोर्स एक्ट होता है टू ऑब्जेक्ट, टू पुल द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डाउन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ से, सेंटर ऑफ द अर्थ से एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, एक्ट होता है, वो उसको पुल करता है, ठीक है। उसी को उन्होंने क्या कहा, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। यानी उसी फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेविटी दिया। सो ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या हो गया, तो ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ। ग्रेविटी एक तरह का क्या है, फोर्स है, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अर्थ के तरफ क्या करता है, खींचता है, ठीक है। उसके बाद से न्यूटन्स रियलाइज दैट ऑल्सो, ठीक है, कि अर्थ वॉज नॉट ओनली, यानी न्यूटन्स को यह भी रियलाइज हुआ कि सिर्फ अर्थ ही नहीं है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, यानी छोड़ने पे अपने तरफ सेंटर के तरफ खींचता है, सिर्फ अर्थ ही नहीं है, नॉट ओनली अर्थ, ठीक है। न्यूटन्स रियलाइज दैट कि अर्थ वॉज नॉट ओनली, ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी एक्ट्स एवरीवेयर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला सिर्फ अर्थ ही नहीं है, ग्रेविटी जो है ये एवरीवेयर है, हर एक जगह है इन द यूनिवर्स, हर एक जगह है यूनिवर्स में, यानी जो हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है, वो हर एक जगह ये क्या है, ग्रेविटी है, जिसको उन्होंने क्या कहा,
व्हाट न्यूटन्स डिस्कवर इज नाउ कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यानी उन्होंने इस चीज को लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में कहा है। ठीक है, दैट मीन्स उन्होंने क्या कहा है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में उन्होंने क्या कहा है कि एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन द यूनिवर्स विदाउट एक्सपेक्टेशन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। यानी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये लॉ में उन्होंने कहा है, एंड दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, उस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब उस लॉ को थोड़ा सा हम लोग क्या कर लें, देख लें एक्चुअल में उसका स्टेटमेंट क्या है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, चाहे अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस of the objects and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने क्या कहा कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड दैट अट्रैक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, और दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। इट मींस दैट, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 हो गया। दो ऑब्जेक्ट, दोनों का मास, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं, ये ऑब्जेक्ट इसको क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और दूसरे लैंग्वेज में कहें तो ये ऑब्जेक्ट भी अपने तरफ इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ठीक है, तो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to masses of product of their masses। तो इसका मास कितना है, m1, और इसका मास कितना है, m2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि if that force is inversely proportional to the square of the distance between them, यानी इसके और इसके बीच में जो दूरी है, दैट दूरी मान लीजिए d है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंबाइन करें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको क्या मिलेगा कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय d स्क्वायर। ये इक्वेशन मिलेगा। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को इस फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी का भी हो सकता है,
यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट इसी फोर्स से दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं और इस बोर्ड पैनल के बीच में भी यही फोर्स है, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि अर्थ जो है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है तो वो महसूस होता है चाहे दिखाई देता है ना। लेकिन अब हम जैसे कहें कि मैं और वहां पे जो बैठा व्यक्ति है, ठीक है, या आप बच्चों, आप में और आपके बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है, दोनों, ठीक है, एक दूसरे को इसी फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तब आपके दिमाग में जाता है कि सर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग चिपके क्यों नहीं है। तो यहां पे ये है कि ये फोर्स जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, वैसे हम बताएंगे, जब ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त वो फोर्स बहुत ही कम आएगा, यानी नेग्लिजिबल आएगा, जिसके कारण वो फोर्स हम लोगों को क्या नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। ड्यू टू हमारा जो मास है कंपेयर टू अर्थ, कंपेयर टू सन, उसके तुलना में हम लोगों का मास क्या है, बहुत ही ना के बराबर है। तो ना के बराबर मास है तो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो ना के बराबर फोर्स भी तो निकलेगा, इसीलिए वो चीज हम लोगों को महसूस नहीं होता है। लेकिन होता यह है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, वो कंबाइन, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स, and that force is called gravitational force, and that gravitational force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to their square of the distance between them, ठीक है। अब आप लोगों ने न्यूमेरिकल में ये भी पढ़े हैं कि F is directly proportional to m1 m2 by d square। तब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हमको रिमूव करना है और इक्वल टू साइन लगाना है, ठीक है, तो अब हमको एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना होगा, एंड दैट कांस्टेंट टर्म इज g। वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, g होगा। दैट मींस g m1 m2 बाय d स्क्वायर, ठीक है। अब यही g को, इसको क्या कहा जाता है, दिस g इक्वल टू this g equal to gravitational, ठीक है, this g equal to gravitational constant। इस g को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इस g को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आप इसको यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ये मास हो गया कैपिटल M, इसका स्मॉल m, आइए डिस्टेंस बिटवीन देम, तो F इक्वल टू दिस, ठीक है। अब वेयर G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब इसका वैल्यू कितना होता है, G का वैल्यू, तो इसको कैलकुलेट आप करेंगे, ठीक है। तो G का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस मच, इतना वैल्यू होता है, ठीक है। वैसे ये वैल्यू कैसे आया ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल में हम आपको इसका यूनिट जो है, ये यूनिट यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आया वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग फोर्स इक्वल टू क्या है, G m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, यानी फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, G का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, F, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो F इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू G m1 m2, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, तो पहले हम क्या करेंगे, G m1 m2 इक्वल टू F डी स्क्वायर लिख सकते हैं,
ठीक है, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाय क्या होगा यहाँ पे m1 m2, क्या होगा m1 m2, तो विच इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, f मीन्स न्यूटन और d क्या है आपका मीटर है, लेकिन कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये m1 क्या है मास है, तो एक kg और दूसरा भी क्या है मास है, तो kg, विच इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर g इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इतना वैल्यू होता है, ठीक है। ये वैल्यू जो है, अब ये वैल्यू जो है ना तो मास पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंडेड ऑन mass of the object, not dependent on mass of the object, and distance between the object, ना तो मास पे डिपेंड करता है ना ही डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दैट्स वाई दिस वैल्यू इज अ व्हाट कांस्टेंट फ्री ऑफ दैट, ठीक है, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है हर एक जगह, यानी पूरे यूनिवर्स में जी का वैल्यू क्या होता है इतना ही होता है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई कैपिटल जी, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, ओके, और द नेम ऑफ द कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल कांस्टेंट उसको कहा गया है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, चाहे इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है कि कहीं पे भी इसका वैल्यू क्या रहता है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो गया, एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। अब किस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू जो है एफ जो है इक्वल टू जी होगा, किस कंडीशन में, तो कब होगा, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस कंडीशन में एफ जो है इक्वल टू जी होता है। तो उसके लिए क्या होगा, जब हम लेट m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 1 kg, यानी जो ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास 1 kg मान लीजिए m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है m2, इसका भी मास 1 kg मान लीजिए, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लीजिए कितना 1 मीटर। तो अब इन ऑब्जेक्ट का अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो इस केस में आपका क्या होगा F इक्वल टू जी होगा। वो कैसे, तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से वी नो दैट F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो G m का वैल्यू m1 का वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 kg, ठीक है, और दूसरे का भी 1 kg, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, दैट मीन्स G, F इक्वल टू G, ठीक है। अब ये तो kg मीटर पर ये सब आपका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यानी जब हम क्या करेंगे किसका
1 किलो, 2 ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को क्या ले लेंगे हम, यूनिट मास ले लेंगे, और दोनों एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस से क्या होगा, अलग होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम यूनिट डिस्टेंस होगा, तो उस केस में हमारा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसको दिस वैल्यू, ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है 6.67, ठीक है, इसको किसने फाउंड किया था, तो हेनरी कैनवेंडिश ने, ठीक है, 1731 के आसपास, ठीक है, में इसको क्या किया था, एक सेंसिटिव बैलेंस से इसको नापा था, ठीक है, और उसका कितना दिया था, वैल्यू पता किया था, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, ये वैल्यू उन्होंने क्या किया था, डिटेक्ट किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।